नमस्कार। पूरा सत्य में आज हम आपको कुछ वो पहलू बताएँगे, भारत के संविधान, खास करके मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जो शायद आपके संज्ञान में ना आया हो। उड़ती-उड़ती खबरें तो रही, लेकिन पूरी तरह से लॉजिकल ब्लॉक बना के उसको देखने की ज़रूरत। हम एक किस्से से शुरू करते हैं। 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो बनारस में, अब तो वो एक अलग जिला हो गया, भदोही, लेकिन तब बनारस का एक जिला था। बनारस का एक स्टेशन था कोढ़ रोड। वहाँ पे ये माना जाता था कि कोढ़ियों की संख्या ज़्यादा थी, तो उसको फिर कोढ़ रोड ही उसका नाम पड़ गया और उसी के नाम पे एक स्टेशन पड़ा, कोढ़ रोड स्टेशन। जैसे छोटे-छोटे स्टेशनों पे होता है, वहाँ बड़े बाबू जो स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होते हैं, उनको बड़े बाबू कहा जाता है। तो बड़े बाबू सब गाँव वालों से, आस-पास वालों से परिचित थे, गाँव वाले बड़े बाबू को जानते थे। आज़ादी का दिन था, सुबह जश्न मनाने पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था। आस-पास के करीब 100 गाँव के लोग भी बनारस जाके बनाना चाहते थे। 8 बजे ट्रेन आनी थी सुबह। तो 8 बजे सुबह अचानक भीड़ पे भीड़ आने लगी, रेला का रेला आने लगा, जश्न मनाने के लिए, जाने के लिए आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का। तो होता ये है कि उस समय जब ट्रेन आने की होती है, तो एक घंटी बजती है। तो बड़े बाबू के साथ जो पैकमैन था, उसने घंटी बजाई कि ट्रेन पिछले स्टेशन पे है और अब वहाँ से खुल रही है। बड़े बाबू बैठे थे कि अब टिकट की भीड़ लगेगी, भरमार हो जाएगी, जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन कोई आया ही नहीं टिकट लेने। जब कोई नहीं आया टिकट लेने, तो अचानक बाहर निकले और लोगों से बोला, "अरे! तुम लोग क्या कर रहे हो? ट्रेन छूटने वाली पिछले स्टेशन से, जल्दी से टिकट ले लो।" तो सारे लोगों ने कहा, "अब काहे का टिकट? अब तो आज़ादी मिल गई है, अब तो ये रेल भी अपनी है, अब तो सब कुछ अपना है, अब टिकट-विकट नहीं लेंगे बड़े बाबू।" ये सोच थी जब आज़ादी मिली, तो एक वर्ग की ये सोच थी कि अब ट्रेन में टिकट की ज़रूरत क्या है, अब तो देश अपना, ट्रेन अपना, सब कुछ अपना, लिहाज़ा जेब क्यों ढीली करें? ये तो अंग्रेज़ के ज़माने में लिया जाता था। आप ज़रा सोचिए वो मानसिकता कैसी होगी? आज समय बदला, अब एक वर्ग राजनीतिक रूप से एकजुट होके अब उसका ये कहना है कि जब सारी सब कुछ 80% हम हैं, तो अब हम क्यों संविधान को उस हिसाब से माने? संविधान अब हमारे हिसाब से चलेगा। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि चीजें अचानक पूरी बदलने लगी हैं। जो कमिटमेंट 1947 में था, जो समाज के प्रति हमारा वादा था, हम उसको भूल के एक अजीब सा प्रजातंत्र आया है, जिसमें कि एक वर्ग साथ में हो गया है और वो अपने को हिंदू कहता है। इसमें भी सारे नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा वर्ग है जो स्ट्रेट सोचता है, सही सोचता है, वो वर्ग नहीं है। और हर आदमी जानता है कि अगर कहीं गलती हुई है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन कौन सी गलती, किस किस्म की गलती? लिहाजा अचानक आपने देखा कि आ, राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ, 2 साल भी नहीं गुजरे और अब शुरू हो गया है काशी का और मथुरा का। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़, मैं ये कह सकता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। हमने उनके साथ मंच भी शेयर किया है, तबादला ख्याल भी हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि इतने इंटेलिजेंट और इरुडाइट पढ़े लिखे जज बहुत कम होते हैं। अचानक उन्होंने बातचीत के दौरान, जब केस चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि असर्टेनमेंट
कि एक कैरेक्टर क्या है किसी रिलीजियस प्लेस का, इसको सुनिश्चित करना, एसर्ट करना, ये कानून में मुबादियत नहीं है। लेकिन अब आप इसका दूसरा पहलू देखें, जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे राम जन्मभूमि के उस जजमेंट में जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। और उस जजमेंट में क्या कहा गया था, और इसी कानून के बारे में, जिसके कानून के बारे में वो कह रहे हैं कि एसर्टेनमेंट शब्द उन्होंने यूज किया, एसर्टेनमेंट, कि हमें इसको तय करना कि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर क्या है, इसकी मुबानियत उस कानून में नहीं। हम आपको वो कानून बताएंगे, लेकिन हम राम जन्मभूमि में जो फैसला हुआ हम उसमें बता दें कि जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे उसमें क्या कहा गया। उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो कानून है वो ये सुनिश्चित करता है, वो ये कानून है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी अब भविष्य में कभी भी रेट्रोग्रेसिव जो पीछे घटनाएं हुई हैं उसका संज्ञान देश या अदालतें नहीं देंगी। ये इस कानून में है, और ये कानून हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि सेक्युलरिज्म से ये डेराइव होता है, ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लिहाजा बहुत स्पष्ट रूप से उस जजमेंट में कहा गया कि ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि इस आज के बाद से राम जन्मभूमि को छोड़ के अन्य किसी भी इशू पे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन कि पीछे का इतिहास कभी नहीं खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। ये उस जजमेंट में जिसमें चंद्रचूड़ थे, और जस्टिस चंद्रचूड़ उसपे थे, यूनानिमस डिसीजन था और ये माना गया। और तब जानते हैं अखबारों ने क्या लिखा था, बस ये आखिरी है, अयोध्या राम जन्मभूमि आखिरी है, अब इसके बाद काशी मथुरा पर यह मुद्दा नहीं आएगा। यहां तक कि सरसंघ चालक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं ये आखिरी है, हम इस यही मुद्दा थोड़ी हमारे पास रहेगा, अब ये आखिरी है, अब इसके बाद कोई मुद्दा नहीं होगा। ये उस समय उन्होंने भी कहा था। अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब ये कहा कि एसर्टेनमेंट से में कोई मुमानियत नहीं है, किसी ऐसे प्लेस का, रिलीजियस प्लेस का, प्लेस ऑफ वर्शिप का चरित्र निर्धारित करना, चरित्र सुनिश्चित करना, ये इस कानून में मुमानियत नहीं है। अब हम कानून पढ़ते हैं। अब एक दूसरा सवाल है जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा जाना चाहिए था कि एक रिलीजियस प्लेस, उन्होंने आगे ये भी कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कैरेक्टर को चेंज करेंगे, इसका सिर्फ मतलब है कि सुनिश्चित करेंगे। अब जरा सोचिए आप, अगर आपने रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर एसर्टेन कर लिया तो फिर रह क्या गया। अगर आपने उसको एसर्टेन कर लिया तो किस लिए किया, किसी को पीएचडी का वो देने के लिए, ये कोई भारत की खोज हो रही है। अगर आपने उसका रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन कर लिया कि यहाँ पे क्या था, और कैरेक्टर का संदर्भ क्या था कि वहां पे मंदिर था या मस्जिद था, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने ये असरटेन कर लिया तो ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज है या कोई इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है कि आप इसे सिर्फ करके रह जाएंगे। आप जब करेंगे तो उसको संज्ञान में लेंगे, कोई भी संज्ञान में लेगा, जब करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ। और यह सिद्धांत माना जाता है कि आप जब कोई एक्शन करते हैं तो उसका कोई प्रतिफल होता है, उसके रिएक्शंस होते हैं। लिहाजा अगर आप उसका कैरेक्टर निर्धारित कर रहे हैं तो उसको किसी पीएचडी स्कॉलर को पीएचडी देने के लिए थोड़ी अपने रिसर्च पेपर में लिखना है। वो एक सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार
वो या कोर्ट के कहने के अनुसार वो रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड होगा, तो आप उसको घर में तो नहीं रखेंगे ना, जैसा कि हुआ यहाँ पे। अब एक कहा जाने लगा है कि एक ऐसा वो मिला है, आकृति मिली है जो कि शिवलिंग है, और शिवलिंग है तो साफ हमारा दावा है। और इसके जाहिर है वो अगर ये मिला है तो उनका दावा गलत नहीं है, तो आप एसर्टेन कैसे कराएंगे? कहता क्या है लॉ? सेक्शन 4(1) देखिए, सेक्शन 3 देखिए पहले। सेक्शन 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसका सेक्शन 3 क्या कहता है? नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religion, religious denomination, or of a different religious denomination, or any section thereof. आप किसी रिलीजियस प्लेस का, प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर बदल नहीं सकते, ये स्पष्ट लिखा है। तो आप बदल नहीं सकते तो आप एसर्टेन क्यों करेंगे? एक चीज जब तय हो गया कि बदली नहीं जा सकती, उस पर कोई असर नहीं होगा, तो आप सुनिश्चित क्यों करेंगे? और वो भी इतने इमोटिव मुद्दे पे। जब ये जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे तो उन्होंने आगे एक सेंटेंस कहा, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम जख्मों पे मरहम लगाएं, हीलिंग एंड बैलेंसिंग, और संतुलन कायम करें। ये दायित्व है कोर्ट का। हीलिंग, हालांकि हीलिंग के लिए फंक्शंस दूसरे होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि कोर्ट की सीमा तो है। ये बात सच है कि कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करना होता है, समाज की हीलिंग उनका मुख्य दायित्व नहीं होता। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, हीलिंग किस समाज के किस वर्ग किस इंस्टीट्यूशन को करनी है ये अलग से डिसाइडेड। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कोर्ट ने उदात्त भाव में बहुत ही एक सबलाइन कंसेप्ट में ये कहा कि साहब हम हीलिंग भी करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, बैलेंसिंग भी करते हैं। तो ये हीलिंग किसकी कर रहे हैं, कहां से ये हीलिंग आई है? जब स्पष्ट रूप से ये ममानियत है कि इसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे तो इसमें हीलिंग कैसे हो सकती है? तो बल्कि इससे तो और उभर जाएगा, इससे तो ये और उभरेगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही सम्यक भाव से एक कानून बना जिसमें कहा गया साहब अयोध्या को तो छोड़ देते हैं, और उसमें कहा क्या गया था, उसका सिद्धांत क्या था? आप याद करिएगा, अयोध्या का जब 1991 का एक्ट आया, उसके बाद 93 का एक्ट में उसको एक्वायर किया गया। राम जन्मभूमि के एरिया को केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका वहां पे इसेंशियलिटी किसकी ज्यादा है। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि साहब एक मॉस्क इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम के रिलीजन का। लेकिन उसके आगे भी उन्होंने जोड़ा था, जो लोगों ने नहीं इतना ही लेके उड़ गए, एक पक्ष उड़ गया, लेकिन उन्होंने आगे कहा था इसका मतलब ये नहीं कि हम उन मस्जिदों को कह रहे हैं जो मकबूल हैं, जिनकी पवित्रता और जिनके बारे में हर मस्जिद शब्द उन्होंने यूज किया कि हर मस्जिद पे नमाज पढ़ना ये इस्लाम का इसेंशियल पार्ट नहीं, या नमाज पढ़ना इसेंशियल पार्ट नहीं है। नमाज ओपन में भी पढ़ी जा सकती है, ये उसमें कहा गया था। अब इसको ये इंटरप्रेट किया गया कि इस्लाम का वो पार्ट नहीं है, और इसके साथ एक और सिद्धांत लगाया गया। वो सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव यूज। कंपैरेटिव यूज का मतलब ये था कि वो किसके लिए ज्यादा यूज में रहा है।
एक तो ये था, और दूसरा ये था कि उन्होंने ये भी उसमें उसकी मुराद तो जो थी उस जजमेंट की, वो ये थी कि हम ये बात मक्का के लिए नहीं कह सकते, हम ये बात काबा के लिए नहीं कह सकते, हम ये बात अल अकासा के मस्जिद के लिए नहीं कह सकते, हम मदीना की मस्जिद के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हर मस्जिद में नमाज पढ़ना ये इसेंशियल पार्ट नहीं है, ये कोर्ट ने कहा था। तो ये जाहिर है कि जब कंपैरेटिव यूसेज देखेंगे तो राम जन्मभूमि हिंदुओं के एक आराध्य देव का था और जन्मभूमि थी, लिहाजा उसको उन्होंने अलग कर दिया इस कानून से। यहां तक तो ये बैलेंसिंग समझ में आती है, लेकिन अगर यही चीज हम मथुरा और काशी के लिए भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सिद्धांत जो दिया तो वो ये था नॉन रेट्रोगेशन, मतलब कि हम इतिहास को खंगालेंगे नहीं। ये बात सच है कि इतिहास में गलतियां हुई और जबरदस्त गलतियां हुई हैं, लेकिन बैलेंसिंग का जो सिद्धांत होता है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है और बड़ा सही कहा है कि बैलेंसिंग हम करते हैं, तो अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो ये इतिहास का खंगालेंगे तो बैलेंसिंग कैसे हो? तब तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 500 साल पहले, 300 साल तक और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या क्या किया, अगर हम ये सब करने लगेंगे तो हमारा वो काम रुक जाएगा जिससे हमें गरीबी बढ़ रही है, जिससे हमें बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे हमें दवाएं नहीं मिल रही हैं। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बैलेंसिंग तो हमें इसमें करना है ना। बैलेंसिंग हमें जीवन के बहबूदी, फ्यूचर, प्रेजेंट, हमें इसको बेटर करना देखना है या पास्ट देखना, इसके में बैलेंस करना है ना। दोनों कम्युनिटी उससे प्रभावित है, हम अपने फ्यूचर से, अपने प्रेजेंट को लेके ज्यादा परेशान है, लिहाजा बैलेंसिंग तो कोर्ट को वहां करनी थी। ये तो बैलेंसिंग नहीं हुई कि आप असर्टेन करने के, और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है जस्टिस चंद्रचूड़ की वो मुराद ना हो, लेकिन और ये वैसे भी जजमेंट का पार्ट नहीं है, उस दिन के भी जजमेंट का पार्ट नहीं है। उन्होंने दौराने जिरा ये बातें कही, लेकिन अखबारों में गया और मैसेज चला गया, तो लोअर कोर्ट तक भी वो मैसेज गया कि असर्टेन किया जा सकता है। आप जरा सोचिए कि अगर हम ये असर्टेन करने लगे तो हम औरंगजेब को तो कल्प्रिट नहीं बनाएंगे ना। आप जानते हैं कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में क्राइम इज इंडिविजुअल। हमारे पिताजी ने मर्डर किया तो मुझे नहीं जेल की सजा होगी, उसका अपराध हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो अगर औरंगजेब ने कोई अपराध किया, अगर किसी बाबर ने किया, तो उसका आरोप किसके ऊपर आएगा और क्यों वो लेगा? क्योंकि उसका बाबर से कोई रिश्ता नहीं रहा है। लिहाजा इसको, इस जो रेट्रोग्रेसिव पीछे जाके इतिहास पे हम चीजों को देखें, तो ये मुझे लगता है कि ट्रेवेस्टी, ये बैलेंस का जो सिद्धांत है जिसके बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, वो बैलेंस का सिद्धांत बिगड़ जाएगा। और इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है बैलेंस के सिद्धांत पे कि आप अगर ये नहीं करते बैलेंस का सिद्धांत, और बिल्कुल कोर्ट के लिए जरूरी है, लेकिन इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसका तरीका कैसे निकलेगा? अब आपको हम एक चीज इसमें और बताते हैं। राम जन्मभूमि के फैसले में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 1991 का ये जो कानून है जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें लिखा गया था एक ऐसा दस्तावेज है जो धर्मनिरपेक्ष पहलू को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। उस धर्मनिरपेक्षता को जो कि संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस फैसले में यह भी कहा गया है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे उसमें जज, ये कानून पीछे के इतिहास में न जाने के सिद्धांत को भी संरक्षित करता है। नॉन रेट्रोग्रेशन भी आधारभूत, संविधान का आधारभूत पहलू है।
नॉन रेट्रोगेशन। लेकिन आपने ये कैसे कहा कि इसको एसर्टेन किया जा सकता है, क्योंकि आपने कह दिया अब वो इन्फ्लुएंस करेगा नीचे के कोर्ट्स को। आपने अपने राम जन्मभूमि के वर्डिक्ट में ये भी कहा था, इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instrument to oppress the present and future। बहुत स्पष्ट रूप से, और जस्टिस चंद्रचूड़ ही उसमें थे। ऐसा माना जाता है कि एनोनिमस जजमेंट था, इसलिए ये नहीं पता लगा किसने लिखा है, लेकिन उस जजमेंट पे कहा गया जिसके पास जस्टिस चंद्रचूड़ थे, लिखा है इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। ये जो चरित्र है इस तरह के पब्लिक वर्शिप के प्लेसेस का, पूजा स्थलों का, उसके बारे में पार्लियामेंट ने एक बहुत ही अच्छा कानून, इसी कानून के संदर्भ में है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन नो अनसर्टेन टर्म्स, कहीं भी उसमें अस्पष्टता नहीं है। ये बात वो बेंच कह रहा है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे। इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग शैल नॉट बी यूज्ड, कि इतिहास और इतिहास में की गई गलतियां कतई नहीं यूज की जाएंगी प्रेजेंट या फ्यूचर को दबाने के लिए। ये स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है। तो फिर अगर नहीं यूज की जाएगी तो ये एसर्टेनमेंट क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है? कल ये भी कहा जाए, क्योंकि मांग ये भी उठी है उसी वर्ग से कि साहब ये जो मस्जिद है मथुरा के में क्रिश्चियन भूमि के बगल में, इसको तो ढहा देना चाहिए, इसको ढहा देना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल ये क्रिश्चियन भूमि है और उसी का पार्ट है। अगर हम एसर्टेन करने लगे तो बहुत कुछ होगा। अभी यही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गणेश पूजा होती है, बप्पा की पूजा किस तरह होती है, उनके आराध्य देव बप्पा हैं, गणेश भगवान हैं। अगर वहां पे ये पता लगे तो ये सिलसिला वहां भी जाएगा। और वहीं क्यों जाएगा, तमाम जो तब दक्षिण भारत के देश हैं उसमें भी ये सब कुछ हुआ है। कहा जाता है कि साहब टीपू सुल्तान के टाइम में बहुत कुछ हुआ है, हालांकि उसका ऐतिहासिक तथ्य नहीं रहता, लेकिन अगर हम इसको मान लें तो टीपू सुल्तान ने भी यही किया है, वहां पे भी यह सिलसिला शुरू होगा। हम कब तक इसमें मुब्तला रहेंगे, जिसका नतीजा ये होने जा रहा है कि 89% हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार है। कुपोषण का मतलब अनएक्सेप्टेबल न्यूट्रिशन, इतना कम न्यूट्रिशन है उनका। और ये बच्चे एक साल जन्म से पेट में रहने से एक साल तक के बच्चों का ये स्थिति है, और पिछले 5 साल में ये वही का वही है। 91% पहले होते थे, अब 89 हो रहे हैं, 2% ही कम हुआ है 5 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। मैं समझता हूं इसको गौर से देखिए, और आपके समझ में आएगा कि सोच में गलती है, सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बदला तो चीजें और बिगड़ती जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पे पूरा सच बताएंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।